विभाजन की बुनियाद और बंगाल का दर्द 1905 से 1947 सदियों पुरानी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जमीन बंगाल की। वह बंगाल जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों का डेल्टा जीवन को पोषित करता था और जहां की राजधानी कलकत्ता, आज का कोलकाता, ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व व्यापारिक धुरी थी। लेकिन 1947 का जो भयानक विभाजन हुआ, उसकी नींव 1905 में ही रख दी गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का हवाला देते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया। यह विभाजन सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, यह जानबूझकर फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग था। बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और असम, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, राजधानी ढाका। पश्चिम बंगाल, जहां हिंदू बहुसंख्यक थे, राजधानी कलकत्ता। इस विभाजन ने पूरे बंगाल में तीव्र गुस्सा पैदा किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया और एक बड़ा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। विरोध इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को ब्रिटिश भारत की नई राजधानी बनाया गया। लेकिन इस घटना ने एक बीज बो दिया था। पहली बार धर्म के आधार पर बंगाल की पहचान को छेदा गया था। अगले दशकों में राष्ट्रीय राजनीति तेजी से बदली। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में ही और द्विराष्ट्र सिद्धांत के उभार ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति को सांप्रदायिक रूप देना शुरू कर दिया। हालांकि बंगाल के कुछ बड़े नेता जैसे C.R. दास और सुभाष चंद्र बोस हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारत के बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों का दबाव बढ़ता गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल ने एक अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी झेली, 1943 का बंगाल अकाल। हालांकि आधिकारिक आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन माना जाता है कि लगभग 20 लाख से 30 लाख लोग भूख और बीमारियों से मारे गए। इस अकाल के लिए चर्चिल सरकार की उदासीनता और अनाज के कुप्रबंधन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये त्रासदी बंगाल की आर्थिक कमर तोड़ गई और समाज में गहरा असंतोष पैदा कर दिया। जैसे ही 1946 आया, विभाजन की मांग निर्णायक स्तर पर पहुंच गई। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। इसका उद्देश्य पाकिस्तान की मांग पर जोर डालना था, लेकिन कलकत्ता में इसने भयानक सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। अगले 4 दिनों तक कलकत्ता ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स की आग में जलता रहा। हजारों लोग मारे गए और समाज का ताना बाना बुरी तरह से टूट गया। इस हिंसा ने नोआखली, पूर्वी बंगाल और बिहार जैसे अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिहिंसा को जन्म दिया। इस भयंकर माहौल में बंगाल के दो प्रमुख नेता H.S. सुहरावर्दी, मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री, और शरद चंद्र बोस, कांग्रेस नेता, सुभाष बोस के भाई, ने बंगाल को विभाजित होने से बचाने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने संयुक्त और स्वतंत्र बंगाल का प्रस्ताव दिया, जो न तो भारत का हिस्सा होगा न पाकिस्तान का। मई 1947 में सामने आए इस प्रस्ताव को गांधी जी का समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व नेहरू और पटेल और मुस्लिम लीग के नेतृत्व जिन्ना, दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। वे भारत या पाकिस्तान 3 जून 1947 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना की घोषणा की, तो बंगाल का दूसरा विभाजन अपरिहार्य हो गया। अब सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग का काम था जमीन पर लकीर खींचना। 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और बंगाल एक बार फिर धार्मिक आधार पर कट गया। पूर्वी बंगाल, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, पाकिस्तान का हिस्सा बना। पश्चिम बंगाल, जहां हिंदू बहुसंख्यक थे, भारत का हिस्सा बना। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ दाचकर सीमा पार करनी पड़ रही। यह विभाजन पंजाब जितना हिंसक तो नहीं था, लेकिन यह बहुत बद्धा
और दीर्घकालिक विस्थापन था, जिसका दर्द दशकों तक कायम रहा। पूर्वी बंगाल, जो अब पूर्वी पाकिस्तान था, को लगा था कि उन्हें एक नए घर और पहचान मिली है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूर्वी पाकिस्तान का मोहभंग और बांग्लादेश का जन्म 1947 से 1971। 15 अगस्त 1947 को जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना, तो यहाँ के बंगाली मुसलमानों में एक नया उत्साह था। उन्हें लगा कि धर्म के आधार पर उन्हें भारत के हिंदू बहुसंख्यक प्रांत से मुक्ति मिल गई है। हालांकि यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे एक और प्रभुत्वशाली सत्ता के अधीन आ गए हैं, पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में न सिर्फ 2000 किलोमीटर का भौगोलिक अंतर था, बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई अंतर भी बहुत गहरा था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते थे और अपनी समृद्ध बंगाली संस्कृति पर गर्व करते थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान उर्दू भाषी और पंजाबी पश्तून संस्कृति से प्रभावित था। मोहभंग की शुरुआत भाषा से हुई। 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में यह घोषणा की कि उर्दू ही पाकिस्तान की एकमात्र राष्ट्रभाषा होगी। इस पर पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध हुआ। बंगाली अपनी भाषा और पहचान को मिटने नहीं देना चाहते थे। 1952 में यह विरोध एक हिंसक आंदोलन में बदल गया, जिसे भाषा आंदोलन कहा जाता है। 21 फरवरी 1952 को पुलिस ने ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों पर गोलियां चलाईं, जो बंगाली को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग कर रहे थे। ये शहीद बंगाली राष्ट्रवाद के प्रतीक बन गए। इसके बाद के दशकों में पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान को एक आंतरिक उपनिवेश की तरह माना। आर्थिक असमानता। पूर्वी पाकिस्तान झूठ और चाय का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद सबसे गरीब बना रहा। पश्चिमी पाकिस्तान को सैन्य और औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा संसाधन मिले, जबकि पूर्वी पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया। राजनीतिक उपेक्षा। पाकिस्तान की सेना और नौकरशाही में पश्चिमी पाकिस्तानियों का दबदबा रहा। पूर्वी पाकिस्तान की बढ़ती आबादी के बावजूद उन्हें सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तानाशाही। पाकिस्तान में बार बार सैन्य शासन जैसे अयूब खान का शासन आया, जिससे लोकतंत्र की बहाली की बंगाली उम्मीदें टूट गईं। इस उपेक्षा के बीच शेख मुजीबुर रहमान नामक एक करिश्माई नेता का उदय हुआ। उन्होंने अवामी लीग का नेतृत्व किया और पूर्वी पाकिस्तान के लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम की मांग रखी, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता और आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 1970 में पाकिस्तान में पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए। अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की लगभग सभी सीटें जीत लीं, जिससे उन्हें राष्ट्रीय संसद में स्पष्ट बहुमत मिल गया। शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासकों और जुल्फिकार अली भुट्टो, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रमुख नेता, ने सत्ता हस्तांतरण को स्वीकार नहीं किया। यह इनकार ही अंतिम मोड़ था। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इसका उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवादियों को कुचलना, नेताओं को गिरफ्तार करना और हिंसा के जरिए प्रतिरोध को खत्म करना था। यह एक नरसंहार था। छात्रों, बुद्धिजीवियों और हिंदू अल्पसंख्यकों को सेना ने लक्षित किया। इस क्रूरता के कारण 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जल्द ही मुक्ति वाहिनी नामक बंगाली गुरिल्ला सेना का गठन हुआ, जिसे भारत का समर्थन मिला। लाखों बंगाली शरणार्थी, अनुमानित 1 करोड़, अपनी जान बचाने के लिए सीमा पार करके भारत के पश्चिम बंगाल और असम में आ गए, जिससे भारत पर जबरदस्त दबाव पड़ा। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंततः 3 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमला किया। यह 1971 का भारत पाक युद्ध सिर्फ 13 दिनों तक चला।
भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह बंगाल के पूर्वी हिस्से ने, जिसने 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया था, 24 साल के संघर्ष और लाखों जिंदगियों के बलिदान के बाद एक नया राष्ट्र बनाया, बांग्लादेश। यह कहानी दिखाती है कि कैसे केवल धार्मिक पहचान पर आधारित विभाजन भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के आगे टिक नहीं पाया। 1947 का वह अधूरा विभाजन 1971 में जाकर पूरा हुआ।